हेलो जैगुआर्स, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। और आज हम लोग बैक टू बैक दो लेक्चर्स डालने वाले हैं और इन बैक टू बैक दो लेक्चर्स में डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट खत्म होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे बिना टाइम को वेस्ट करे लेंथेनॉइड्स की। और लेंथेनॉइड्स पढ़ते पढ़ते मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब हम लोग साइमल्टेनियसली दो चैप्टर्स शुरू करने वाले हैं, यानी कि एक साथ दो चैप्टर शुरू होने वाले हैं। इसके बाद वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो अल्केन हेलो अरीन। तो ये दो चैप्टर आप मान के चलिए हम अक्टूबर मिड तक कंप्लीट कर देंगे एंड दीपावली के बाद तक यानी नवंबर मिड तक मैं पूरी कोशिश करूंगा सिलेबस कंप्लीट करने की। और होगा तो बहुत से वो देखा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स वगैरह रह जाएगा, बाकी सब उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए तो लेंथेनॉइड की हम लोग यहां पर गाइस बात करते हैं। तो गाइस इसके पहले लेंथेनॉइड्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। वैसे तो आप सब लोग चैप्टर के शुरुआत में मेरे साथ पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार बताना चाहूंगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। गाइस ये वो एलिमेंट्स होते हैं इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, क्या आप लोगों ने कभी भी ये वर्ड आज के पहले पढ़ा है? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, और इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इसको लास्ट इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन n-2 f ऑर्बिटल। n-2 f ऑर्बिटल में जाकर जब इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है तो ऐसे एलिमेंट्स को f ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। तो गाइस अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ रूल, जब आप अपने 6th शेल पर होते हैं तो 6s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आप लोगों को टेक्निकली इलेक्ट्रॉन 4f में भरना होता है और 4f के बाद फिर आप लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं 5d के अंदर। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल आप पहले 7s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर आप लोग 5f में भरते हैं, फिर आप लोग 6d के अंदर भरते हैं। सो टेक्निकली देखा जाए तो f ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आप देखो आपके 6th शेल का या आपके 7th शेल का केवल s ऑर्बिटल ही भराया है, फिर इसका 6p, 6d और 6f खाली है। नीचे वाले में देखो इसका 7p, 7d और 7f खाली है। यहां पर आप 5d और 6d में एक इलेक्ट्रॉन देख पाते हैं या ये खाली रह जाता है, और f ऑर्बिटल या 5f ऑर्बिटल या 4f ऑर्बिटल भी 1 2 3 4 ऐसे करते 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 भरता है। तो टेक्निकली ये भी एम्प्टी होता है। तो आपके f ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर यू विल ऑब्जर्व इन योर f ब्लॉक एलिमेंट्स, यू विल ऑब्जर्व दैट आपका एक तो ns ऑर्बिटल, एक तो आपका ns ऑर्बिटल, एक आपका n-1d ऑर्बिटल एंड आपका n-2 f ऑर्बिटल। दे ऑल आर इनकम्प्लीट, मोस्टली दे ऑल आर इनकम्प्लीट। कुछ केसेस होते हैं जिस पर ये भर जाते हैं, बट मोस्टली आपको ये इनकम्प्लीट दिखाई देते हैं। जब आपका इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाकर बैठता है हम इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्यों? क्योंकि ये 5d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने के पहले पाया जाता है और इसे बोला जाता है एक्टेनॉइड्स, इसे बोला जाता है एक्टेनॉइड्स। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इस लेंथेनॉइड सीरीज को लेंथेनॉइड्स क्यों किया गया? क्योंकि ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, बिकॉज दीज 14 एलिमेंट्स आर एक्चुअली फाउंड आफ्टर एन एलिमेंट
which is called as lanthanum, which is called as lanthanum, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को 6s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5d में 1 इलेक्ट्रॉन के जैसा मिलता है। टेक्निकली अफबाउ रूल के अगेंस्ट जा रहा है। लेंथेनम के 5d में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बट टेक्निकली 6s के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन लेंथेनम में 6s के बाद 5d में इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन लेंथेनम के बाद अगले 14 एलिमेंट्स में जो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो 5d में ना मिलते हुए 4f में मिलेंगे। तो लेंथेनम के बाद में आप लोगों को ये 14 एलिमेंट्स मिले, इसीलिए इसको लेंथेनम बोला गया। सिमिलरली एक्टेनॉइड्स क्यों बोला गया होगा? क्योंकि आपके 7s के बाद 6d में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है एक्टेनम नाम के एलिमेंट के अंदर, और एक्टेनम के बाद ये 14 एलिमेंट्स मिले तो इसको हम बोलते हैं एक्टेनॉइड। खैर हम इसकी बातें बाद में करेंगे जब हम एक्टेनॉइड्स पढ़ेंगे, अभी हमारा फोकस लेंथेनॉइड्स पर है। लेंथेनॉइड्स के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा, दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी ये अर्थ के अंदर ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, आई वुड से, जो बड़ी रेयर मात्रा में पाए जाते हैं। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इनफैक्ट यहां पर आप एक एलिमेंट का नाम लिखेंगे सेरियम, जो 3 × 10⁻⁴% अर्थ क्रस्ट के कंस्टिट्यूट करता है। यानी अर्थ क्रस्ट जो आपका 100% है, 100% में से 3 × 10⁻⁴% है, 0.0004, ये 3, इतना छोटा परसेंटेज बेसिकली ये कंस्टिट्यूट करता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। स्टार बनाकर एक पॉइंट और लिखेंगे, एक मोनेजाइट सैंड करके आप लोगों को अर्थ क्रस्ट से एक मिनरल मिलता है विच कंटेन योर लेंथेनाइड मेटल्स। यानी जो अर्थ क्रस्ट से जो तुमको मेटल मिल रहा है, लेंथेनॉइड मेटल्स मिल रहे हैं, वो बेसिकली मोनेजाइट सैंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या यहां तक हम सब लोगों को बढ़िया तरीके से चीज क्लियर हो गई? सो गाइस, अनअकैडमी से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, यूएनएसएटी आ चुका है। अगर इस बार आप यूएनएसएटी क्रैक करते हैं तो आप लोगों को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। आईआईटी जेई का स्टूडेंट हो, नीट का स्टूडेंट हो, क्लास 9 से लेकर 12th स्कूल एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हो, आप कोई भी इस टेस्ट को ले सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट को क्लियर करते हैं तो आपको यूरोस्पेस सेंटर का भी फ्री ट्रिप मिल सकता है। 8th एंड 15th अक्टूबर को एग्जाम होगा। यूज माई कोड ग्रेविटी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पक्का? चलिए अब एक बार हम लोग यहां पर हमारी एनसीईआरटी खोलेंगे और एनसीईआरटी के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो लेंथेनॉइड है उसकी सीरीज किस प्रकार से लिखी हुई है। ठीक है, तो हम लोग डाउनलोड्स पे जाएंगे, हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट का टॉपिक खोलेंगे और ये आ गई हमारे पास में टेबल। ये आ गई हमारे पास में टेबल। एक बार हम लोग हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पूरी चीज यहां से रीड कर लेते हैं ताकि हमको ऐसा ना लगे कि हमसे कुछ छूट गया। एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज होती है, पूरी दुनिया जानती है। पहली को बोलते हैं लेंथेनॉइड, जिसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, फॉलोड बाय लेंथेनम। लेंथेनम आपके 5D सीरीज का हिस्सा होता है, जो आपको पीरियोडिक टेबल में 6th पीरियड के अंदर दिखाई देती है। लेंथेनम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d1 होता है। एंड उसके बाद एक्टेनॉइड्स, जिसमें अगले 14 एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं, फॉलोड बाय एक्टेनम। अगर मैं एक्टेनियम की बात करूं तो एक्टेनियम 6d सीरीज का हिस्सा होता है। पीरियोडिक टेबल में आपको 7th पीरियड के अंदर ये टेक्निकली दिखाई देता है। क्योंकि आपका लेंथेनम जो होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि आपका जो लेंथेनम होता है, ये लेंथेनम ये बहुत ज्यादा सिमिलरिटी शो करता है लेंथेनॉइड के साथ, इसीलिए लेंथेनम को हम लोग लेंथेनॉइड के साथ डिस्कशन में लेते हैं और इसके
सिंबल को Ln से डिनोट करते हैं। मतलब आपके जो लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, आपके जितने भी लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं, जो 14 एलिमेंट होते हैं, उन सब का एक कॉमन सिंबल लगा दिया गया Ln। Ln मतलब लेंथेनॉइड। सिमिलरली जो एक्टेनॉइड्स होते हैं उसके 14 एलिमेंट एक्टेनियम के साथ ही स्टडी किए जाते हैं और इन्हें हम लोग डिनोट करते हैं An से, एक्टेनॉइड। ठीक है। नाउ जो लेंथेनॉइड्स होते हैं दे रिसेंबल वन अदर मोर क्लोजली देन द मेंबर ऑफ एनी ट्रांजिशन एलिमेंट इन द सीरीज। जिस प्रकार एक डी ब्लॉक एलिमेंट दूसरे डी ब्लॉक एलिमेंट से थोड़ा सा वेरिएशन शो करता है, यहां पर एक एफ ब्लॉक एलिमेंट दूसरे एफ ब्लॉक एलिमेंट से इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन शो नहीं करता, वो बहुत ज्यादा रिसेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ में। दे हैव ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिस्ट्री प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द स्मॉल इफेक्ट ऑफ द साइज चेंज एंड न्यूक्लियर चार्ज along the series of the other element। अब ये सब बकवास बातें, ये सब हम लोग आगे चल के डिटेल में देखेंगे, ये सब चीजें हमको डिटेल में देखनी है। आओ हम लोग बात करें द लेंथेनॉइड्स की। ये सब बात हम आपको कर चुके हैं, अब हम लोग डायरेक्टली आ गए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। गाइस आप लोग सब जानते हैं कि हमारे जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, मैं आपको पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों सिखाऊं, पहले मैं आपको लेंथेनॉइड्स के नाम तो याद करना सिखाऊं। तो पहले हम लोग टेबल की तरफ चलते हैं, आइए। अब देखो लेंथेनम को छोड़ दो, क्योंकि लेंथेनम हम ऑलरेडी डी ब्लॉक एलिमेंट में इसका नाम याद कर चुके हैं, तो हम यहां पर लेंथेनम को छोड़ेंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे सेरियम। गाइस सेरियम के लिए आप नाम लिखेंगे सेलिना। एक बहुत सुंदर हीरोइन हुआ करती थी सेलिना बहुत सुंदर हीरोइन हुआ करती थी सेलिना। एक और हीरोइन हुआ करती थी जिसका नाम था प्रीति जिंटा। तो सेलिना जो कि एक हीरोइन है और प्रीति जिंटा जो एक और हीरोइन है, ND यानी सेलिना और प्रीति ने डंडे से, अब देखो जब मैं हिंदी लिख रहा हूं उसका मतलब हमारा इस निमोनिक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा सेलिना, ये हो गया तुम्हारा प्रीति, ये हो गया तुम्हारा ने डंडे से। तो सेलिना प्रीति ने डंडे से प्यारे, पी से प्यारे, एम से मासूम, से प्यारे मासूम, SM समर नाम का एक लड़का है, समर को मारा, समर प्यारे मासूम समर को मारा। अब को मारा को मैं वापस से हिंदी में लिख देता हूं, को मारा मतलब हमारे निमोनिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आपको पहले 5 एलिमेंट के नाम याद हो गए? क्या बोला मैंने? सेलिना प्रीति ने डंडे से प्यारे मासूम समर को मारा। सेलिना से निकला सेरियम, प्रीति से निकला प्रासियोडायमियम, ने डंडे से निकला नियोडायमियम, प्यारे मासूम से निकला प्रोमेथियम, समर को मारा, समर से निकला सेमेरियम। तो क्या आप लोगों को ये पहले 5 एलिमेंट का नाम याद हुआ? आगे बढ़े, अगला EU यानी यूरोप, EU यानी क्या है? यूरोप, GD यानी गंदा, यूरोप गंदा था, यूरोप गंदा था। अब देखो मैंने था वापस हिंदी में लिखा, मतलब इसका हमारी ट्रिक के कोई एलिमेंट से इसके सिंबल का लेना देना नहीं है, बस हम लोगों को याद रखना है यूरोप गंदा था। TB यानी तभी, यूरोप गंदा था तभी। DY यानी डायरिया,
डायरिया HO यानी हो गया, ये आपका एक और निमोनिक बन गया। यूरोप गंदा था, यूरोप गंदा था तभी डायरिया हो गया। तो क्या ट्रिक थी? यूरोप गंदा था तभी डायरिया हो गया। दूसरी ट्रिक भी याद हो गई। नाउ यूरोप, यूरोपियम, गंदा था गेडोलिनियम, तभी टर्बियम, डायरिया डाय या डिस्पोरियम, डिस्प्रोसियम, आई वुड से डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम, एंड हो गया इज हॉलमियम। कितने गंदे गंदे नाम है। खैर आप लोगों को इसके नाम रटने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, इजी टॉपिक है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना देख लो, लेकिन नाम याद करने का अगर हम लोगों को मौका मिले तो हमें करना चाहिए। अगला ER यानी इंजीनियर, इंजीनियर, TM यानी तांबे, एक तांबे नाम का इंजीनियर है। यहां भी YB यानी यहां भी, YB से निकला यहां भी, और LU मतलब लुट गया, लुट गया। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? ER मतलब इंजीनियर, TM मतलब तांबे, YB मतलब यहां भी, Y से यहां, B से भी यहां भी, LU यानी लुट गया। अब ER इंजीनियर से क्या निकला? एर्बियम, TM से निकला थुलू, थुलियम, YB से अटरबैट्रियम या अटरबियम, अटरबियम, एंड LU से ल्यूटेटियम। तो ये आपके 14 एलिमेंट्स के नाम हो गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बोलिए, क्या आपको इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? जरा इन निमोनिक्स को अच्छे तरीके से अपने पास में नोट करके रख लीजिए, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से, ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चल सकें। ठीक है, हो गया ये क्लियर? चलिए ग्रेट। अब हम जरा पीछे की तरफ चलते हैं और यहीं पर मार्क कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। देखो वैसे यहां पर ठीक से दिया हुआ नहीं है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर अच्छे से दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका नोट करा दूं। तो हम यहीं पर लिख लेंगे हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गाइस लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4F0 से 14, 5D0 से 1 एंड 6S, एंड 6S क्या होगा? 2, 6S 2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको इनके याद करके रखने हैं। आप लोगों से कोई इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन कभी भी नहीं आना है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए एक बार हम लोग हमारी वापस से बुक खोल लेते हैं और बुक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को इधर एक बार देख लेते हैं। It may be noted that atom of these elements have electronic configuration 6s2 common but with variable occupancy of 4f level। मतलब obviously 6s2 सब में भरा हुआ रहेगा, लेकिन 4f में चेंजेस रहेंगे। The electronic configuration of the tri-positive ion, the most stable oxidation state, वो भी आपको यहां पर देख रखिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। नाउ गाइस एक बात ध्यान रखना, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी कोई भी ट्रेंड ढूंढने की कोशिश मत करना। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी कोई भी ट्रेंड ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सब अपने स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिए बैठे हैं। आप देखो सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक सबका 6s2 भरा हुआ है।
सबका 6s2 भरा हुआ है। ये देखो, बस सेरियम के 5d में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर गैडोलिनियम के 5d में एक इलेक्ट्रॉन है, और लूटेटियम के 5d में एक इलेक्ट्रॉन है। यानी एक तो गैडोलिनियम, एक तुम्हारा सेरियम और एक तुम्हारा लूटेटियम, इसके 5d में एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी सब के अंदर सेरियम के 4f में 1, फिर इसके 3, 2 क्यों नहीं हुआ? वही क्योंकि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में 3 हो गया होगा ये। देन 4, 5, 6, 7, 7, वही 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। देन फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके आसान है। इनफैक्ट यहां पर देखो इनके +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के भी कॉन्फ़िगरेशन लिखे, जिसकी जरूरत अभी हमें नहीं है, हम आगे इनके बारे में बात करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद हम लोग आगे चलते हैं, और अब हम लोग यहां पर बात करेंगे इनके एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस की। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। गाइज, अगर मैं इनके एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस की बात करूं, सो ऑन मूविंग along the lengthenoid सीरीज, यानी जब आप लोग लेंथेनॉइड सीरीज में मूव करेंगे, यानी जब आप लोग सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक जब आप लोग मूव करेंगे, फ्रॉम सेरियम टू ल्यूटेटियम जब आप लोग मूव करेंगे, देयर एटॉमिक रेडियस एंड देयर आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस कॉन्स्टेंटली। लगातार इनका एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है। इसके पीछे क्या रीजन लगाएंगे यार? ऐसा क्यों हो रहा है कि इनका एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस लगातार डिक्रीज हो रहा है? समझना मेरी बात को। आपने सबसे पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां भरा? आपने सबसे पहले लेंथेनॉइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां भरा? 6th लेवल पर आपने पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर आप फिसल कर अंदर आए 5d में। या तो 5d में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, या कुछ कुछ केसेस में जैसे कि आपका सेरियम, गैडोलिनियम और लूटेटियम, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और फिर आप अंदर खसक कर और अंदर आए और आपने 4f ऑर्बिटल में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरे। यानी आप इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए यू आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, दैट जो आपका 4f ऑर्बिटल है, आपका जो 4f ऑर्बिटल है इज मोर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, इट इज मोर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड we can say it is more buried toward, or we can say 4f orbital is buried towards the nucleus, ये न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक होगा। और न्यूक्लियस के जब ये बहुत ज्यादा नजदीक होगा, और जैसे जैसे आप सेरियम से आगे बढ़ेंगे गैडोलिनियम तक पहुंचेंगे, गैडोलिनियम से और आगे बढ़ेंगे एर्बियम तक पहुंचेंगे, और आगे बढ़ेंगे ल्यूटेटियम तक पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपके f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, एंड साइमल्टेनियसली आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। तो एक तो तुम इलेक्ट्रॉन भरते भरते अंदर आए, यानी एक्चुअली यू आर मूविंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप एक ऐसे ऑर्बिटल की तरफ आ रहे हो जो न्यूक्लियस की तरफ है, न्यूक्लियस की तरफ गड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के नजदीक है, और आप प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में बढ़ाए जा रहे हैं। तो 4f ऑर्बिटल इज बरीड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड एज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन 4f ऑर्बिटल, क्योंकि आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, आप सेरियम से ल्यूटेटियम की तरफ आओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन बढ़ेगा। सो एज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन द 4f ऑर्बिटल, protons also increases in the nucleus, and therefore Z effective यानी effective nuclear charge
इंक्रीजेस, यानी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की शक्ति बढ़ जाएगी और पूरी ताकत से न्यूक्लियस इस 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो रादर साइज बढ़ना, यहां पर साइज घटने लग जाएगा। समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है, इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, दूसरी बात, एक बात आप लोगों को और मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाई थी। एक वर्ड होता है शील्डिंग इफेक्ट, एक वर्ड होता है शील्डिंग इफेक्ट। एक्चुअली शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे। इसमें क्या होता है, अंदर के शेल का इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। एक तो वो हो गया। बहुत सारे बच्चे दूसरी चीज के बारे में नहीं जानते हैं। वो क्या सर? उसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाऊं। जैसे आपके पास में एक ऑर्बिटल है, अब इस ऑर्बिटल में पहले से 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आपने क्या करा, जोर जबरदस्ती करके बोला कि मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दूं, 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दूं। तो यहां पर क्या होगा, इस ऑर्बिटल में जो पहले से 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन 2 नए इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से एक दूसरे को रिपेल मारेंगे। तो यहां पर क्या होगा, इन द सेम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों भाई? जब सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करेंगे ना। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो एक रिपल्शन होता है, अंदर के शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल मारे, और दूसरा सेम शेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल मारे। ये दोनों ही कारण एटॉमिक साइज को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहां पर क्योंकि आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हो तो आप वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन डाल ही नहीं रहे हो, आप वैलेंस शेल के अंदर और अंदर के बाद और अंदर आकर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। मतलब यहां पर इन लेंथेनॉइड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो वैलेंस शेल में हो ही नहीं रहे हैं, वो पेनल्टीमेट मतलब वैलेंस के अंदर वाला, और एंटी पेनल्टीमेट यानी पेनल्टीमेट के भी अंदर वाला, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर और उसके अंदर वाला, इस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे। तो यहां पर वैलेंस शेल पर रिपल्शन बढ़ने का कोई ख्याल, कोई सेंस, कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। और एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके 4f ऑर्बिटल में आप 1 से 14 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, सेरियम से लुटेटियम आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो। तो इस शेल में, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 3 5 7 9 11 12 13 14 बढ़ेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 4f ऑर्बिटल जो होता है ये इतना ज्यादा डिस्पर्स्ड और इतना ज्यादा डिस्क्रीट होता है और इतना ज्यादा, जिसको बोलना चाहिए, पुअर शील्डिंग शो करता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, दैट बिकॉज ऑफ हाईली डिस्टॉर्टेड और डिस्क्रीट शेप, एकदम बिखरा हुआ शेप होता है, डिस्टॉर्टेड एंड डिस्क्रीट शेप, बहुत ज्यादा बिखरा हुआ शेप होता है आपके f ऑर्बिटल्स का। द इलेक्ट्रॉन्स present in these orbitals shows poor shielding effect, यानी poor shielding effect शो करेंगे, which means they do not much repel each other, एक दूसरे को बिल्कुल भी रिपेल नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो थोड़ा बहुत करेंगे। एंड इस वजह से इनका एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस लगातार डिक्रीज होता जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार एनसीईआरटी खोलकर आप लोगों को मैं इसका डायग्राम दिखाना चाहूंगा, एंड देयर यू गो। इस डायग्राम को एक बार जरा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आप लगातार एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेंथेनम, सेरियम, प्रासियोडाइमियम, ऐसे करते करते आप देखो यहां पर सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ये देखो डायस्पोरियम, होलियम, ये देखो ऐसे करते करते जब आप ल्यूटेटियम तक आए, लगातार यू आर ऑब्जर्विंग अ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड आयोनिक रेडियस।
लगातार ये डिक्रीज होता जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्की बात? ओके, तो ग्राफ देखने के बाद हम लोग इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एंड देयरफॉर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और गाइज ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, आप समझना, जब आप लोग 4D सीरीज में होते हो तो 4D सीरीज के अंदर वाइट्रियम होता है, वाइट्रियम के बाद में आता है जिरकोनियम, जिरकोनियम का एटॉमिक साइज 160 पिकोमीटर होता है। फिर आता है तुम्हारा 5D सीरीज, 5D सीरीज में आता है तुम्हारा लेंथेनम, और लेंथेनम के बाद में आता है हैफनियम। और आप लोग सब जानते हो कि लेंथेनम से हैफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं एफ ब्लॉक के अंदर, सेरियम से लेकर लुटेटियम तक, है ना? तो यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग चुका है, यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग चुका है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाने की वजह से लेंथेनम से हैफनियम की तरफ जब मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा कि बाप रे, हैफनियम का साइज भी छोटा हो गया। यानी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट केवल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी अब आगे देखने को मिलेगा। यानी जब आप लेंथेनियम से लेकर आगे बढ़ेंगे और फाइनली जब आप लोग मरकरी तक पहुंचेंगे तो भी आपको लगातार एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता हुआ ही नजर आएगा। एंड इनफैक्ट आप देखो, जब हम लोग डाउन द ग्रुप चलते हैं, जब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे, तो हमें एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहां पर देखो, जब तुम जिरकोनियम से हैफनियम की तरफ आए, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की बजाय ऑलमोस्ट सेम है और मैं कहूं डिक्रीज हो गया। तो यह भी किसकी वजह से हो रहा है? यह भी आपके लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो मैं पहले से लिख चुका हूं, ताकि अब हम लोगों का टाइम कम वेस्ट हो और हम लोग इस टॉपिक को कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी निपटा सकें। गाइज यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर भी आपको इनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल या कोई चार्ट नहीं दे रखा है, केवल एक कंफ्यूजिंग फॉर्मेट में एक पैराग्राफ दे रखा है। तो मैंने इस पैराग्राफ को अपनी लैंग्वेज में एक प्रॉपर तरीके से नोट्स के फॉर्म में लिखवाया है, जो आप लोगों को लिखना है ताकि आप लोग जेईई, नीट, बोर्ड सब लेवल पर इसको यूज कर सके। तो गाइज यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके लेंथेनॉइड का, वो +3 होता है। यानी आप किसी भी लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट को देखेंगे, सेरियम से लेकर लुटेटियम तक को, तो यहां पर आप लोगों को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा कॉमन दिखाई देगा। उसके अलावा आपको +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। या तो ये एलिमेंट्स अपने सॉल्ट बनाने के बाद, कंपाउंड बनाने के बाद सॉलिड फॉर्म में दिखेंगे या अपने सॉल्यूशन फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? सेकेंड पॉइंट, आपको यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन एलिमेंट्स का, कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी +3 फॉलो कर रहे हैं। +3 के अलावा जैसा मैंने आपसे कहा, कोई +2 और +4 भी फॉलो कर रहा है, तो उसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि कौन +2 फॉलो करेगा, कौन +3 फॉलो करेगा, कौन नहीं करेगा। सारे ट्रेंड्स आपको यहां पर इररेगुलर दिखाई देंगे। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? भाई बेसिक सा रीजन है कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड भी ऊपर नीचे है। और इतना तो आप लोग डी ब्लॉक पढ़ के जान चुके हो, समझ चुके हो कि कोई एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, कोई बड़ी मुश्किल से छोड़ता है, और उसके पीछे क्या रीजन होता है? उनका कॉन्फ़िगरेशन। उसके पीछे क्या रीजन होता है? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद
दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद और तीसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद +3 स्टेट में आ गया, लेकिन अब उसने एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। अब उसका चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो वो +4 शो नहीं करेगा। कोई एलिमेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और वो बोला अब मैं स्टेबल हो गया, तब तुम उसको +3 में भी नहीं ले जा सकते, उसके लिए +3 अचीव करना मुश्किल हो गया। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि आपके एलिमेंट या तो हाफ फिल्ड होंगे या एम्प्टी हो चुके होंगे या फुल्ली फिल्ड होंगे, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन पर ही इनके ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेंगे, ना कि कोई प्रॉपर ट्रेंड पर। अच्छा, अगर आपका कोई लेंथेनॉइड +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो कभी भी +3 फॉर्म में वापस आ सकता है। मतलब आप समझ गए कि +2 और +4 भी स्टेबल नहीं है, ये कभी भी अपने आप को अनस्टेबल करके, मतलब अपने इस +2 को और +4 को छोड़कर वापस से +3 में आ जाएंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इनका +3 ही स्टेबल है। तो +2 से +3 में जा सकते हैं, +4 से वापस +3 में आ सकते हैं। गाइज यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं सेरियम का, देखिए सेरियम +4 से एक इलेक्ट्रॉन लेकर +3 में आ गया, मतलब ये हमने इसका क्या लिखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमने क्या लिखा है इसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप देखो इसने +1.74 वोल्ट्स की वैल्यू लिखी, इसका मतलब क्या है कि ये रिड्यूस होना चाहता है। ये सेरियम अपने +4 फॉर्म से +3 फॉर्म में आना चाहता है। यही तो ये बात प्रूफ कर रही है कि भाई अगर तुम +4 में भी हो तो तुम +3 में आना चाहते हो। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेरियम को वाटर ऑक्सीडाइज कर सकता है। वैसे तो ये रिड्यूस होना चाह रहा है, लेकिन कभी कभी वाटर इसे ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फॉर सेरियम, लेकिन ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली बहुत स्लो होगी। इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका सेरियम रिड्यूस होना चाहता है, वो खुद को रिड्यूस करना चाहता है, इसलिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? खुद रिड्यूस होकर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं। मतलब ला तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, मैं रिड्यूस हो जाता हूं ताकि तू ऑक्सीडाइज हो सके। तो वो ऑक्सीडाइज हो गया मेरी वजह से, तो मैं उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये अभी हम लोगों ने लिखा था। हाँ, अगर हम यहां पर बात करें तो PR यानी आपका प्रासियोडाइमियम, Nd मतलब आपका नियोडाइमियम, आपका Tb यानी तांबे जिसको हमने टर्बियम बोला था, और आपका Dy यानी आपका डिस्पोर्सियम। ये लोग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन केवल अपने ऑक्साइड के फॉर्म में। यानी इनको +4 फॉर्म में ले जाना या तो हेलोजन में फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बस की बात है, उसमें भी ऑक्सीजन ज्यादा, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाने की ताकत रखता है, इसलिए। बाकी ये किसी के साथ शो नहीं करेंगे। आपका यूरोपियम +2 से और वाइट्रियम टर्बियम या वाइटर्बियम, जैसा भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो, ये अपने +2 से +3 फॉर्म में जा सकते हैं, और ये +2 से +3 फॉर्म में जाएंगे बाय व्हाट? दे कैन अंडरगो रिडक्शन टू +3 फॉर्म। मतलब ये +3 फॉर्म से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को रिड्यूस करके +2 फॉर्म में जा सकते हैं। इसके कॉन्टेम्पररी अगर मैं बात करूं सेरियम और टर्बियम की, तो ये +4 फॉर्म में होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये +3 फॉर्म में से +4 फॉर्म में जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन छोड़कर, यानी खुद को ऑक्सीडाइज कर। कुछ भी ये पॉसिबल है। मतलब अगर मान लो ये दोनों अगर अभी अपने +4 फॉर्म में है, तो ये बोलेंगे सामने वाले को ला इलेक्ट्रॉन दे तेरा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये अपने +3 फॉर्म में चले जाएंगे। इन पर चार्ज रिड्यूस हो गया, सामने वाले को रिड्यूस कर दिया इन लोगों ने, ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गए और ये काम हो गया। और बाकी के यूरोपियम एंड सेमेरियम +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। गाइस, जितने भी आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं, दे आर सिल्वरी व्हाइट इन कलर, दे हैव सॉफ्ट मेटल। अच्छा एक सेकेंड, मेरे को एक छोटा सा डाउट जा रहा है,
U die positive and YB die positive a tendency to undergoes reduction to +3 form। क्या ये स्टेटमेंट सही दिख रहा है आप लोगों को? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी है। इट शुड बी ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन होना चाहिए। प्लीज गाइस इसे करेक्ट कीजिएगा। देखिए जब EU अपने +2 फॉर्म में होगा तो ये अपने +3 फॉर्म में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, इसलिए ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को डोनेट कर रहे हैं। सेरियम और टर्बियम +4 से +2 में जाएंगे कैसे? रिडक्शन करके, यानी इलेक्ट्रॉन लेके, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्लीज ये 2 पॉइंट रिकरेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, तो लैंथेनॉइड सिल्वर व्हाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं और एयर की प्रेजेंस में टार्निश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जिससे इनकी चमक फीकी पड़ जाती है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से इनकी हार्डनेस बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल बढ़ते जाते हैं विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द मेटालिक बॉन्डिंग। सेमेरियम तो एक्सेप्शनली हार्ड होता है, स्टील जितना हार्ड होता है। अच्छा, टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है इनका भी, जैसे कि आपके मेटल्स के स्ट्रक्चर होते हैं FCC BCC, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स, काफी ज्यादा अच्छी डेंसिटी होती है इन लोगों की। दे ऑल हैव हाई डेंसिटी 6.77 to 9.74 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब की। हाँ, हमारे मरकरी जितनी नहीं होती बट फिर भी होती है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई है, देखो 1000 से 1200 केल्विन तक। इसमें तुम्हारा सैमेरियम है, ये तो 1623 केल्विन पर जाकर मेल्ट होता है। अच्छा, उसके अलावा यहां पर भी एक स्टेटमेंट में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी दिख रहा है। ये लोग एक्चुअली डाई मैग्नेटिक होंगे। देखो लेंथेनम +3 में, सेरियम +4 में एंड लुटेटियम +3 में, इनके पास में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और आप लोग जानते हैं जब कभी किसी के पास में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, देयरफॉर दे ऑल आर डाई मैग्नेटिक इन नेचर। बाकी सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं एंड रेस्ट आर पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जितने भी आपके लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट हैं, जब ये अपने +3 फॉर्म में होते हैं ये कलर्ड होते हैं, अपने सॉलिड फॉर्म में भी और अपने एक्वस फॉर्म में भी। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आपके जो f ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे और f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने आप को एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट में ले जाएगा। जैसे 4f से 5f, 4f से 6f, 4f से 7f, और वहां पर कुछ देर रहकर एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल रेडिएशन एमिट करके वापस से नीचे आकर गिरेगा। वही जो हम लोगों ने डी ब्लॉक में पढ़ा था कि आपके f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, अपने आप को हायर एनर्जी लेवल पर एक्साइट करेगा, वहां से एनर्जी छोड़कर वापस से अपने ओरिजिनल शेल में आकर गिर जाएगा या दूसरे शेल में आकर गिर जाएगा। और ये जो एनर्जी छोड़ रहा है अपने आप को डी एक्साइट करने के लिए, यानी पहले एक्साइट हो गया एनर्जी लेकर, फिर जब अपने आप को डी एक्साइट करने के लिए वो वापस नीचे आ रहा है तो वो जो एनर्जी छोड़ रहा है वो एनर्जी हमारी आंखों में विजिबल रेडिएशन के फॉर्म में गिरती है, और जो उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर छोड़ता है। यानी अगर आपने वॉयलेट लिया है तो येलो, मैं आपको ऑलरेडी डी ब्लॉक में सिखा चुका हूं, वैसे हमको कलर इसके दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि FF ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि लेंथेनॉइड्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 600, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1200 किलो जूल्स पर मोल होती है, जस्ट लाइक कैल्शियम। यानी ये भी आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स की तरह इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, अपने पहला और दूसरा। लेकिन जो इनकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो थोड़ा सा वेरिएशन शो करती है। क्यों वेरिएशन शो करती है?
मैं आपको रीजन बताता हूं। जैसे आपने ट्रांजिशन सीरीज देखी हो, ट्रांजिशन सीरीज में पहला इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, याद करो, दिमाग पे लोड दो, पहला इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन बचता था आपके ns ऑर्बिटल में, वो एक्सचेंज एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता था इन n-1 d ऑर्बिटल। तो वहां पर एक्सचेंज एनर्जी, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, ये सब वहां पर इन्वॉल्व थी। लेकिन आपके जो लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेंथेनॉइड के अंदर बस एक ही चीज मैटर करती है। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड के अंदर जो 4f ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस की तरफ दबा हुआ है, वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है। तो यहां पर 4f ऑर्बिटल वैसे भी ज्यादा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मेरी बात समझना। इनका 4f ऑर्बिटल वैसे भी ज्यादा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है। तो वो 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ेगा या मुश्किल से छोड़ेगा, वो केवल एक चीज पर डिपेंड करेगा, क्या? कि अगर आपका लॉस ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन आसान है, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 लो है, वो कब होगी? जब आपका इलेक्ट्रॉन छूट जाने पर वो एम्प्टी हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए या कंप्लीट हो जाए। इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा तो 4f ऑर्बिटल में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये डी ब्लॉक से इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी अलग होती है। अगर हम इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें कि ये अपने +3 फॉर्म से अपने मेटालिक फॉर्म में आना चाहते हैं, यानी कि अगर हम इन्हें बोले कि क्या आप 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने आप को सॉलिड फॉर्म में देखना चाहेंगे, तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, यानी दे डू नॉट वांट टू गेट रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस नहीं होना चाहते, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। इसीलिए तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया मैंने, मेरा इलेक्ट्रॉन तेरे को दे दिया, भाई तू रिड्यूस हो गया, तो मैं तेरे लिए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मैंने तुझे रिड्यूस किया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अच्छा छोड़ देते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। और 11वां पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं बनाते। जैसे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में आपने देखा होगा वो K4FeCN6, ये ऐसे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट जो बनते हैं वो ये लोग नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि इनका एक तो साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है, किसके? चार्ज के। इन पे चार्ज या तो +2 होगा या +3 होगा, तो चार्ज छोटा है लेकिन चार्ज के मुकाबले साइज बड़ा है, तो इनके पास में उतनी पावर नहीं है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को होल्ड कर सके। अब हम इनकी केमिकल रिएक्शंस की तरफ चलते। देखो बहुत इजी रिएक्शंस है, कोई भी लेंथेनॉइड ले लो, Ln, सेरियम से लेकर लुटेटियम, अगर तुमने उसको वाटर में डाला वो हाइड्रोक्साइड बना लेगा। वो क्या करेगा? वो हाइड्रोक्साइड बना लेगा। जैसे जनरली तुम्हारा कैल्शियम करता है, तुमने कैल्शियम के अंदर 2 मोल्स ऑफ वाटर डाल दिए तो ये क्या बन जाएगा? CaOH2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये तुमने 10th में भी पढ़ी थी रिएक्शन, वही रिएक्शन हो रही है, कोई नई बात नहीं हो रही है। अच्छा, तुमने मेटल में हेलोजन डाला, वो मेटल सॉल्ट बना लेगा LnX3। देखो यहां पर भी इस पर +3 चार्ज है, यहां पर भी इस पर +3 चार्ज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेंथेनम को एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो मेटल सॉल्ट +H2 बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम लोगों ने कैल्शियम के साथ किया होगा, कैल्शियम को जब तुम 2HCl के साथ ट्रीट करते हो तो ये CaCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा। तो वही चीज यहां पर लेंथेनम कर रहा है, तो लेंथेनम भी बिल्कुल सेम चीज करेगा लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करेगा विथ कार्बन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ये LnC2 बनाएगा विथ ऑक्सीजन, जब आप कंबशन करेंगे ये Ln2O3 बनाएगा, यानी यहां पे +3 चार्ज शो करेगा, लाइक तुम्हारा आयरन Fe2O3, ये भी वही रिएक्शन शो कर रहा है। अच्छा, अब यहां पर अगर सल्फर की बात करें तो ये Ln2S3 बनाएगा सेम, और अगर नाइट्रोजन के साथ करेंगे तो ये LnN बनाएगा। देखो सब में इन पर +3 चार्ज है। तो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी तो इतनी आसान है पढ़ना, जिसका कोई जिसको बोलना चाहिए तोड़ ही नहीं है, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद हम हमारे लेक्चर को यहीं पर पॉज करेंगे और एक्टेनॉइड्स की तरफ बढ़ेंगे। इनफैक्ट आई वुड से कि लेंथेनॉइड यहां पर खत्म हो गया, अब एक्टेनॉइड की तरफ बढ़ेंगे।